नमस्कार, इंडिया डेली में आपका स्वागत है और मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आज के हमारे ख़ास मेहमान वो है अनिल स्वरूप जी। बहुत मशहूर सिविल सर्वेंट हैं और उनके बारे में बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो वैसे तो सिविल सर्विसेज के बारे में ही कहा जाता है कि सिविल सर्विसेज वो सेवा है कि जो आलू की तरह होती है, हर सब्ज़ी में चल जाती है। तो अनिल स्वरूप जी का भी जो अनुभव है वो बहुत विशद है और बहुत सारे तरह तरह के लोगों के साथ उन्होंने काम किया है। अनिल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। अनिल जी, 38 साल सेवा करने के बाद आप रिटायर हुए। अब के सिविल सर्वेंट्स आप मिलते होंगे जी। और उस समय के सिविल सर्वेंट्स, क्या फ़र्क पाते हैं आप? आज का सिविल सर्वेंट मच बेटर इन्फॉर्म्ड है, उसके पास सूचनाएं ज़्यादा हैं, एक्सेस ज़्यादा है, तो ही इज़ मच मोर अवेयर, जानकार ज़्यादा है। तो जितना मैं लोगों से चर्चा करता हूँ, जो उनको नॉलेज है, उनकी अवेयरनेस लेवल्स आर मच हायर। जो मैंने थोड़ा फ़र्क पाया पिछले और आज के सिविल सर्वेंट में, जो कि सामान्य समाज में भी ऐसा मुझे महसूस होता है कि हर जना तुरंत चाहता है हर चीज़। मैं इसे मैगी कल्चर कहता हूँ, 2 मिनट में हर चीज़ चाहता है। वो थोड़ा सा उसमें समस्या आती है। उसमें समस्या ये आती है कि फिर आप डेप्थ में नहीं जाते इश्यूज़ के। 2-3 एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी बहुत ज़रूरी है अपनी सर्विसेज के प्रति। देखिए, ये आपको लगता है आज का सिविल सर्वेंट ऐसा है? नहीं, मेरे विचार से जितने डिसऑनेस्ट तब थे उतने डिसऑनेस्ट आज होंगे। तो डिसऑनेस्टी में जो मुझे फ़र्क नहीं लगता। मेरे विचार से इसमें एक एलिमेंट और जोड़ना चाहिए। ऑनेस्ट तो होना ही है हर अधिकारी को, इसमें कोई किसी पे एहसान नहीं करता ऑनेस्ट होने पर। यू हैव टू बी ऑनेस्ट, बट यू हैव ऑल्सो टू बी एफिशिएंट। यानी कि सरकार आपको पैसा सिर्फ ऑनेस्टी के लिए नहीं देती है, आपको काम करने के लिए देती है। तो ऑनेस्टी के साथ साथ आपको धरातल पर काम करना आवश्यक है। पैसा आपको काम करने के लिए मिलता है। मैं एक सवाल इसी में उभर कर आता है। मैंने बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स को देखा जो बहुत डेड ऑनेस्ट होते हैं। वो हर 6 महीने पे ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो उनकी एफिशिएंसी का क्या होता है? देखिए, ट्रांसफ़र अलग बात है, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि हम में से कई लोग इसको तमगे के रूप में लेते हैं कि हमारे इतने ट्रांसफ़र हो गए। हमें यह भी विचार करना चाहिए कि ट्रांसफ़र मेरा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हर चीज़ के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। ये गालिब का शेर तो नहीं है, लेकिन गालिब के नाम पे चलता है। हाँ। उम्र भर यही भूल करता रहा गालिब, धूल चेहरे पे थी आईना मलता रहा। हम अक्सर क्या करते हैं, अपनी समस्याओं का कारण दूसरे में ढूंढते हैं। वो अधिकारियों के साथ भी है, क्योंकि कई जो ईमानदार अधिकारी हैं, ऑनेस्ट अफसारी हैं, उनके साथ समस्या ये है कि वो समझते हैं सिर्फ वो ईमानदार है, दुनिया भ्रष्ट है। वहाँ समस्या शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर आप सबको भ्रष्ट मानेंगे तो काम तो होगा नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। क्या रहा? अपने शुरू के कार्यकाल में मेरे कई ट्रांसफ़र होते थे और उसके मैंने कारण फिर सोचा उसको कि मेरा क्यों जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है। पहला, मुझे वही समस्या थी कि मैं सबको डिसऑनेस्ट समझता था और बहुत गलत समझता था। दूसरा, मैं समझता था हर नेता बदमाश है, हर नेता गड़बड़ है, वो भी गलत था। मैंने धीरे धीरे समझ में आया कि नेता उतना ही गलत है, उतना ही अच्छा है जितना मैं हूँ। वो भी इसी समाज का अंग है। उस जिस परिवेश में काम करता है, शायद वो कठिन परिवेश है, उसमें शायद वो उतना ईमानदार नहीं है जितना मैं सोचता हूँ उसे होना चाहिए। कोल स्कैम जो था, मुझे याद है उस वक्त कपिल सिब्बल साहब का एक पीसी था जिसमें उन्होंने कहा था लोग 1,76,000 करोड़ के स्कैम की बात करते हैं, 0 स्कैम हुआ है। तो क्या था वो? देखिए, 0 तो कहना उचित नहीं होगा, लेकिन इसको स्कैम की संज्ञा भी देना ठीक नहीं होगा। गड़बड़ियां हुई थी। समस्या क्या आ गई कि जब तत्कालीन सीएजी ने वो रिपोर्ट बनाई तो उन्होंने कैलकुलेशन बिल्कुल गलत की है। उसका आधार ही गलत था। मैंने अपनी जो पहली पुस्तक लिखी है, नॉट जस्ट ए सिविल सर्वेंट, उसमें विस्तार से इसका विश्लेषण किया है कि क्यों उन्होंने गलत कैलकुलेशन किया। मूल उसमें जो गलती उन्होंने की, उन्होंने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला वो एक एवरेज करके निकाला। जो भी थोड़ा बहुत कोयले को समझता है वो जानेगा जितनी तह में आप जाएंगे उतना महंगा हो जाएगा, उतना खर्चा होगा, उतना ज़्यादा खर्चा आएगा। तो कॉस्ट तो एवरेज कर ही नहीं सकते, आपको अलग अलग माइन का करना चाहिए था। और भी बहुत त्रुटियां हैं, लेकिन ये प्रमुख त्रुटि थी जिससे वो कैलकुलेशन गलत हो गया। तो जो संख्या उन्होंने निकाली, नोशनल लॉस 1,76,000 करोड़ का, मेरे विचार से वो सही नहीं था और मैंने उसे कैलकुलेट करके बताया है कि क्यों नहीं सही था। हाँ, गलतियां जरूर हुई कि गलत डॉक्यूमेंट्स पे अलॉटमेंट हो गया, गलत लोगों को अलॉटमेंट हो गया, जो प्रक्रिया निर्धारित थी कई बार उसको फॉलो नहीं किया गया। लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया 90 के दशक से लेकर और 2014 तक जितने एलोकेशन थे सब निरस्त कर दिए, मेरा ख्याल वो उचित नहीं था, क्योंकि गलतियां तो हुई थी। इसमें करना क्या चाहिए था, ये सीजीओ को करना चाहिए था कि प्रत्येक माइन का विस्तृत से विश्लेषण करते, सेपरेट इंडिविजुअल, मत जनरल कंक्लूजन नहीं निकलना चाहिए। हर माइन का वो कॉस्ट निकालते,
हर माइन का कितना लॉस हुआ वो निकालते और हर माइन के डिटेल में अलग अलग रिकमेंडेशन देते। स्वीपिंग नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने किया। सीएजी ने तो सिर्फ कहा कि 2004 के बाद की माइन गलत हुई हैं, उन्होंने उठा के 90 के दशक से हटा दी। उसका इम्पैक्ट इतना डेवस्टेटिंग हुआ। देखिए, ये जो माइंस कैंसिल हुई थी, इनसे लगभग 90 मिलियन टन का प्रोडक्शन होता था। अब देखिए, टोटल प्रोडक्शन जो था वो लगभग 400 मिलियन टन था, उसमें 20% प्रोडक्शन तो इसी का था, 25%। तो अब वो प्रोडक्शन आपका उड़ जाएगा तो यहाँ तो और क्राइसिस हो जाएगी, जो कि हुई उस समय। तो अगर अलग अलग माइंस को देखते और अलग अलग माइन का विश्लेषण करके निकालते तो शायद इतना स्वीपिंग कैंसिलेशन नहीं होता। जिन माइंस में गलती हुई उनका कैंसिलेशन होता। तो आप मानते हैं कि स्कैम हुआ लेकिन इतना बड़ा नहीं हुआ? अब वो स्कैम का मालूम नहीं परिभाषा क्या है। मैं ये कहता हूँ गलतियां हुई, जरूर इसमें करप्शन भी रहा होगा, उनको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करके उसमें एक्शन होना चाहिए था। ये जो टेक्निकल स्कैम क्रिएट कर दिया और जो कैलकुलेशन कर दिए, सब समस्या उसकी वजह से हुई। फिर बाद में आपको संभालना पड़ा, तो वो अनुभव कैसा रहा? देखिए, वो मेरा अनुभव थोड़ा डिफरेंट टाइप का रहा और बहुत अच्छा अनुभव रहा। शुरू में चैलेंज था। मुझे याद है कि जब मैं कोला सचिव के कमरे में घुसा तो ऐसा लगा जैसे हम शमशान घाट में जा रहे हैं, क्योंकि सीबीआई ऑफिसर्स के अगेंस्ट थी, फाइल्स थी, मेरे प्रीडिसेसर फाइलों के बीच में बैठे हुए थे, मुझे ओएसडी नियुक्त किया गया था। तो शुरू में मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन मैंने फिर समस्या का कारण ढूंढा। मेरा आदत ये रही है पूरे करियर में कि कोई समस्या आती है तो उसके मैं तह तक जाता हूँ। तो मुझे समझ में आया कि स्कैम समस्या नहीं है, स्कैम तो एक जो दिख रहा है, यानी कि वो कॉन्सिक्वेंस है, कारण है कोल की शॉर्टेज। अगर मान लीजिए कोल की शॉर्टेज नहीं होती तो स्कैम होता ही नहीं, और सो कॉल्ड स्कैम नहीं होता, ये लोग मारामारी भी नहीं होती। तो मैंने पहली रणनीति ये बनाई कि जहाँ एक और ऑक्शन तो होगा ही, ये डिसाइड किया कि कोल का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए। अब समस्या ये थी कि शॉर्टेज तो थी लेकिन अवेलेबिलिटी थी कोल की, यानी कि इस देश में 300 बिलियन टन, 300 बिलियन टन कोयला का भंडार उपलब्ध है और हमारी रिक्वायरमेंट 1 बिलियन टन भी नहीं थी। आप देखिए, डिमांड भी है, सप्लाई भी है, तो मुलाकात क्यों नहीं हो रही डिमांड सप्लाई की? फिर उस कारण को समझा। वो कारण ये था कि ये कोयला जो है निकालने के लिए जमीन चाहिए, उसके लिए लैंड एक्विजिशन चाहिए, और लैंड एक्विजिशन आसान नहीं है। इसी तरह जो लैंड उपलब्ध है वो फॉरेस्टेड एरिया में है, तो आपको फॉरेस्ट और एनवायरमेंट क्लियरेंस लेनी होगी, तो और दिक्कत। तीसरा कि फॉरेस्ट एरिया में तो वहां से निकालने के लिए आपको इवैक्यूएशन। तो समस्याएं और थी, लेकिन ये 3 प्रमुख समस्याएं थी। तो हमने और हमारी टीम ने इन पर बल दिया और इनका समाधान निकाला, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2014-15 में 34 मिलियन टन का एडिशनल प्रोडक्शन हुआ। वो बढ़ के एडिशनल 44 मिलियन टन 15-16 में हुआ, जिसके फलस्वरूप हम बांग्लादेश कोल एक्सपोर्ट करने की बात करने लगे। तो जहां एक और टोटल क्राइसिस थी, उसके अगेंस्ट हम एक्सपोर्ट की बात करने लगे कोयले की। तो आपको तो पीठ थपथपाई होगी प्रधानमंत्री ने मेरी सब सचिवों के सामने तारीफ की कि देखिए अनिल जी ने कितना अच्छा काम किया, मैं उनका आभारी हूँ। और बहुत एनकरेज करते थे, जब मैं कोल सेक्रेटरी था तो बहुत एनकरेज करते थे। हम सब ने मोदी जी को, मैंने तो उस वक्त देखा है जब वो जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी में, और हम लोग रोज़ मिलते थे, उस समय इंटरव्यू रोज़ करते थे। फिर जब वो चीफ मिनिस्टर बने और प्रधानमंत्री बने तो थोड़ा सा दूरी होती गई। आप बतौर सेक्रेटरी, आपने कैसे, आपकी मीटिंग्स होती होंगी, हाउ डू यू रेट हिम? हमारी एज अ प्राइम मिनिस्टर बहुत रेगुलरली मीटिंग होती थी जी। और मुझे स्मरण है कि पहले 2-2.5 वर्ष में जो मैंने जिन नरेंद्र मोदी को देखा, वो इतने टॉल थे, मतलब आई हैव कॉल्ड हिम वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स। मतलब उनमें लीडरशिप की हर क्वालिटी थी। वो एनकरेज करते थे लोगों को, उनका डिस्कशन करते थे, वो अप्रिशिएट करते थे, इनफॉर्मली डिस्कस करते थे, और उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए शुरू में जो कि मैं समझता हूँ बिल्कुल रेवोल्यूशनरी थे। देखिए, सबसे बड़ी समस्या मैं ब्यूरोक्रेसी में देखता था कि हम लोग साइलोज में रहते हैं, हर डिपार्टमेंट अलग। तो मोदी जी ने आरंभ में सेक्रेटरीज की इनफॉर्मल कमिटीज़ बनाई और उन्होंने चर्चा करके ऐसे विषयों पर हमने सुझाव दिए जो डायरेक्टली मुझसे रिलेटेड नहीं थे, यानी कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बहुत था। सबकी बात सुनते थे, एनकरेज करते थे। हर 3 महीने में हम लोग को चाय पे बुलाते थे अपने घर पे, और बड़ा इनफॉर्मल चर्चा होती थी। मुझे विश्वास ही नहीं होता था कि ये प्रधानमंत्री हैं, इतना ज़्यादा इंटेंसिव इंटरेक्शन हम लोगों का होता था। आपने तो मनमोहन सिंह जी के साथ भी काम किया है, तो वो डिफरेंस आपको कैसा लगा? बहुत डिफरेंस था। मनमोहन सिंह जी बहुत कम बोलते थे, वो गंभीर प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, इंटेलेक्चुअल थे। शायद वो इतने आउटस्पोकन नहीं थे, इतने कम्युनिकेटिव नहीं थे जितने मोदी जी थे। देखिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ अलग होती हैं, जो कि मैंने मोदी जी में देखी। और पहले 2.5 साल में जो मैंने पाया
वो तो गजब था बिल्कुल। लेकिन उसके बाद परिवर्तन क्यों हुआ उसका मुझे कारण नहीं पता, बट निश्चित परिवर्तन आया। मैं यही पूछना चाह रहा था, जी। आपने 2 बार जिक्र किया 2.5 साल में, पहले 2.5 साल में, वो बात के उसमें क्या देखिए, चेंज देखा? मुझे कारण तो नहीं पता, लेकिन मैंने उसका परिवर्तन देखा। और उसका द्योतक था कि जिस आराम से हम लोग उनके सामने बोलते थे, सब सचिव लोग अपनी बात कहते थे, वो कम्युनिकेशन लगभग बंद हो गया। मुझे अभी लोगों ने बताया कि वो चाय नहीं होती 3 महीने वो वाली। चाय खत्म, मुझे पता नहीं, लेकिन एक आध लोगों ने बताया। मैंने पूछा वो चाय होती ही नहीं होती, क्योंकि वो चाय, देखिए चाय तो नाम के लिए थी, लेकिन जो चर्चा होती थी बड़ी अच्छी चर्चा होती थी, और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री को भी फीडबैक मिलता था। इसके अतिरिक्त जो बैठकें होती थी उसमें भी मैंने पाया कि जिस ओपन तरीके से पहले लोग बोलते थे, बाद में उन्होंने बोलना बंद कर दिया। तो ये क्यों हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन हुआ निश्चित कि जो ओपन डिस्कशन होना था वो आई डोंट नो क्यों बंद हो गया। और जो उसके बाद मैं सेक्रेटरी एजुकेशन बना, तो एजुकेशन में मेरा उनसे इतना संपर्क नहीं होता था, लेकिन जब भी मेरी चर्चा हुई तो एक बात मैंने उन्हें अच्छी पाई कि सामान्य धारणा लोगों की है ना कि बोलते हैं, वो बैठकों में बहुत कम बोलते हैं, वो सुनते हैं। मेरी जो पहली बैठक हुई थी प्रधानमंत्री से, जब मैं कोयला सचिव बना था, तो उसमें मेरा उनसे डिफरेंस ओपिनियन था और मुझसे अग्री किए। कैसे अग्री किए मैं बताता हूँ। और जो लास्ट मीटिंग हुई उनसे, उसमें भी मेरा डिफरेंस ओपिनियन था, उसमें भी मुझसे अग्री हुए। पहली मीटिंग हुई ऐसे कि एक रिव्यू था पावर और कोल सेक्टर का। तो मैंने नया नया ज्वाइन किया था, तो पावर सेक्रेटरी ने एक प्रेजेंटेशन किया, और उसमें जो उन्होंने 6-7 स्लाइड्स दिखाई, हर स्लाइड में उन्होंने लिखा कि ये समस्या कोयले की वजह से, समस्या कोयले की वजह से। जब उनका प्रेजेंटेशन खत्म हो गया तो प्रधानमंत्री जी मेरी तरफ घूमे, कहते हैं अनिल जी आपने देखा, आप कोयले की समस्या का समाधान कर दीजिए, देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। ये उनके शब्द थे। तो मैंने कहा साहब मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन ये शायद कहना उचित नहीं होगा कि पावर की समस्याएं कोयले की वजह से। पावर की और समस्याएं भी हैं, मैंने कहा जैसे T&D लॉसेज और भी हैं। तो पावर सेक्टर को सर कॉम्प्रिहेंसिवली देखना पड़ेगा। कोल उसमें एक कंपोनेंट है, लेकिन उससे ऑल कंपोनेंट है। वो तुरंत मुझसे एग्री कर गए, बोले हाँ आप सही कह रहे हैं। फिर वो घूमे पीयूष गोयल जी की तरफ और उनसे बोले, पीयूष गोयल दोनों पावर और कोल के दोनों मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि अनिल जी सही कह रहे हैं, आपको पावर सेक्टर को कॉम्प्रिहेंसिवली देखना पड़ेगा। देखिए उस दिन तो मेरा कुछ ऐसा सिक्का बना कि उसके बाद से लोगों को गलतफहमी होने लगी कि मैं मोदी जी के नजदीक हूँ। कई लोगों को गलतफहमी हुई। तो ये तो पहला दृष्टांत था। उसके बाद मेरी कई बार उनसे चर्चा हुई और मुझे तो बड़ा मजा आता था उनसे चर्चा करने में। और व्यक्तिगत रूप से मुझे स्मरण नहीं कि किसी मीटिंग में मुझसे नाराज हुए या उन्होंने कुछ और बात कही हो, लेकिन सामान्य रूप से मैंने वो 2.5 साल बाद परिवर्तन देखा। फिर जो अंतिम मेरी मीटिंग हुई उनसे, वो मार्च 2018 में हुई। और ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग दृष्टांत है जो मैंने अपनी लास्ट पुस्तक एनकाउंटर्स विद पॉलिटिशियंस में भी दर्शाया है। मेरे पास फोन आया प्रमुख सचिव प्राइम मिनिस्टर का, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का, कि अनिल तुम जरा आके प्रधानमंत्री जी को हेल्थ इंश्योरेंस पे ब्रीफ कर दो। मैंने कहा साहब मुझसे क्या मतलब हेल्थ इंश्योरेंस, मैं तो एजुकेशन देख रहा हूँ। बोले तुमने एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चलाई थी, बड़ी अच्छी चलाई थी, और हम लोग पिछले 3 साल से कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री को बताने के बारे में हेल्थ इंश्योरेंस में, वो नाराज हो जाते हैं। तो मैंने कहा साहब मेरी डांट पड़वाएंगे आप? बोले नहीं नहीं तुम आके कोशिश करो समझाने का, तुमसे पूछे तो तुम बता देना। ठीक है। फिर मैंने कहा साहब मेरा लोकल स्टैंड है क्या? बोले आज वो हेल्थ का रिव्यू है, उसके साथ साथ एजुकेशन भी रख देते हैं, अगर तुमसे पूछे प्रधानमंत्री तुम बता देना। शाम को रेस कोर्स रोड पे बैठक हुई, हेल्थ सेक्रेटरी ने प्रेजेंटेशन किया, उन्होंने इंश्योरेंस पे किया। प्रधानमंत्री थोड़े नाखुश दिखे कि आप लोग क्यों इंश्योरेंस की हिमायत कर रहे हैं, जो सब गड़बड़ करते हैं। मेरी तरफ घूमे, मुझसे पूछा आपकी क्या राय है, आप रहे हैं इंश्योरेंस में? तो फिर मैं करीब 15 मिनट बोला, और मेरी वही राय थी जो कि हेल्थ सेक्रेटरी की थी, लेकिन मैंने उसका प्रस्तुतिकरण थोड़ा सा भिन्न किया। मैंने उनको समझाया कि क्यों आवश्यक है इंश्योरेंस की। थोड़ा विस्तार से हो जाएगा इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैंने उनको समझाया। 15 मिनट बाद जब मैं बोल लिया और एक टक सुनते रहे, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया मुझे। उसके बाद वो कहते हैं हाँ अनिल जी सही कह रहे हैं। उस दिन आयुष्मान भारत पैदा हुई। आयुष्मान भारत का नाम बाद में पड़ा, लेकिन वो अग्री किया कि इंश्योरेंस होना चाहिए। वो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी। हाँ। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा टाइम नहीं, थोड़ा सा अगर देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने उनको क्या बताया इंश्योरेंस के बारे में। मैंने उनको बताया कि 2-3 कारण हैं जिसकी वजह से इंश्योरेंस से लाभ होगा आपको। पहला तो ये कि इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम को बिड करेगी, तो साल के शुरू में ही आपको क्लियर हो जाएगा आपकी लायबिलिटी कितनी, यानी कितना आपका पैसा जाना है। हॉस्पिटल के बीच में होगा जो पेमेंट करना है, और क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगी तो मान लीजिए एक बार ज़्यादा भी हो गया प्रीमियम, अगले साल एडजस्ट हो जाएगा, वो कम हो जाएगा प्रीमियम। दूसरा मैंने कहा कि अगर आप हॉस्पिटल को सीधे पे करेंगे, सरकार जैसे आप गरीब आदमी को हेल्प करना चाह रहे हैं,
कि वो इंश्योरेंस, वो जाके हॉस्पिटल में उसको मुफ्त इलाज मिले। तो उसका तरीका एक तो ये है कि हम उसके हाथ में पैसा दे दें, वो चला जाए हॉस्पिटल। दूसरा ये है कि हम हॉस्पिटल को पैसा दे दें, और तीसरा ये है कि हम इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दें, वो हॉस्पिटल को दे। तो मैंने कहा इन तीनों प्रकरणों में अगर हम उस गरीब आदमी को पैसा दे देंगे, वो तो हॉस्पिटल लूट लेगा उसे, हॉस्पिटल को तो वो क्या डिबेट करेगा उसके साथ, है ना। फिर अगर हम हॉस्पिटल को पैसा देते हैं तो हॉस्पिटल वाला एक किसी अफसर को यहाँ कल्टिवेट कर लेगा, वो पैसा लेता रहेगा। आप इंश्योरेंस कंपनी को देंगे तो एक बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, यानी इंश्योरेंस कंपनी को तो प्रीमियम मिला हुआ है, वो तो ठोक बजा के देगा हॉस्पिटल को पैसा। वही मैंने कहा कि देखिए, इससे जो इतनी इंक्वायरी होती है वो नहीं होगी, क्योंकि फिर आप जज होंगे बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड हॉस्पिटल, आप डायरेक्टली इंगेज नहीं होंगे। वो सहमत हो गए, ही अग्रीड। या वो तो शुरू में तो ये तक बात होने लगी कि हमें यूनिवर्सलाइज कर दें आयुष्मान भारत को। आयुष्मान भारत नाम बाद में आया। जो मैं निकल रहा था बाहर पीएम के घर से, तो जॉइंट सेक्रेटरी पीएमओ ने मुझसे पूछा कि सर आपको तो पता था नाराज हो जाते हैं, फिर भी आपने अपनी बात कह दी। मैंने कहा देखो यार, मुझे ना इनसे अभी कुछ चाहिए, न रिटायरमेंट के बाद कुछ चाहिए। मैंने जो ठीक समझा इनको बता दिया, इनको समझ में आती बहुत बढ़िया, नहीं आती तो बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने ये पाया कि अगर आप अपनी बात सही तरीके से प्रधानमंत्री के सामने रखें, लॉजिकली प्रस्तुतिकरण, तो अगर बहुत सपोर्ट करते थे। अब दोनों ही बातें हैं, अधिकारियों ने क्यों बोलना बंद कर दिया? क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली लिखा इस बात को, और ये मैं पहले भी कहता था कि इतने टॉल लीडर हैं, इतने परिपक्व लीडर हैं, फिर वो इतने भाषणों में तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण यानी कि फैक्चुअली इनकरेक्ट बातें क्यों कहते हैं? मेरा प्रश्न है, क्योंकि ये अपेक्षा करना किसी प्राइम मिनिस्टर से कि वो सब फैक्ट वेरीफाई करे तो उचित नहीं है। जैसे मतलब जो देता है उनको फीडबैक अब मुझे पता नहीं, देखिए मुझे अंदर की प्रक्रिया तो पता नहीं, मैं मुख्यमंत्रियों के साथ रहा हूं, 2 मुख्यमंत्रियों के साथ, तो हम वहां पर तो स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री को ब्रीफ कर देते थे कि साहब ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। तो अगर मान लीजिए एक बार गलती हो भी गई तो अगली बार नहीं करते थे। लेकिन यहां पे देख रहा हूं रिपीटेड गलतियां हो रही हैं। ये मैंने पहली बार नोटिस किया 2017 में 15 अगस्त को, मुझे याद है स्मरण, प्रधानमंत्री वहां से रेड फोर्ट से भाषण दे रहे थे, हम लोग बराबर में ही बैठे थे सेक्रेटरीज एनक्लोजर में। तो कई सारी चीजें मुझे तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण लगी, तो मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एसएमएस किया कि साहब ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। और फिर मैंने उनसे बात भी की, मैंने उनसे कहा कि साहब प्रधानमंत्री जी को बताइए कि साहब ये नहीं है। अब मालूम उन्होंने बताया नहीं बताया। अब मैं देख रहा हूँ इस साल फिर वही 15 अगस्त को बिरसा मुंडा के लिए प्रधानमंत्री 2-3 मिनट बोल गए 1857 की लड़ाई में, जो उनकी पैदा ही 1875 में हुए थे। तो अब ये प्रधानमंत्री से अपेक्षा करना कि ये सब चेक करें, ये उचित नहीं है। तो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इसका उनको राजनीतिक लाभ भी नहीं मिलता। तो मतलब वो फैक्चुअली इनकरेक्ट चीजें लगातार क्यों बोलते हैं? अब ये सब चीजें मैंने देखा वो 2-2.5 साल के बाद होने लगी। अब कहीं कंजेक्चर ही हो सकता है कि लोगों की हिम्मत नहीं थी बताने की, लोग बताते नहीं है, क्या नहीं करते मुझे पता नहीं, लेकिन ये उनके लिए भी लाभकारी नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए किसी को उनको बताना पड़ेगा, एक बार बता दें कि साहब ये गलत है, उसके बाद अगर वो उचित समझते हैं तो गलत बोलें। लेकिन मेरे विचार से उनको बताना ये बहुत जरूरी है कि ये जो फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स वो लगातार दे रहे हैं, और एक बार नहीं देते, एक के बाद एक। कभी आपने पहुंचने की कोशिश की? मेरा रोल नहीं था, मैं तो हमेशा विश्वास करता था मेरा जो रोल है वो मैं करूंगा, मैं कूदूंगा नहीं इधर उधर। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने उत्तर प्रदेश के 3 मुख्यमंत्रियों के साथ भी काम किया। मैंने मायावती जी, मुलायम सिंह यादव जी। नहीं, मुलायम सिंह जी यादव के साथ मैंने डायरेक्टली काम नहीं किया, लेकिन मैं उनसे संपर्क में काफी रहता था। ठीक था। तो आप मायावती जी आपसे नाराज रहती थी, ऐसा अक्सर उन दिनों सर्कल में ऐसा होता था कि मायावती जी आपसे नाराज। मुझे स्मरण नहीं है कि वो मुझसे नाराज रहती थी, मैं थोड़ा अनईजी रहता था उनके साथ। आप नाराज रहते थे? मैं नाराज तो शब्द ठीक नहीं है, मैं मुझसे बहुत, वो मुख्यमंत्री थी, मैं उस समय स्पेशल सेक्रेटरी था, मैं बहुत छोटा अधिकारी था, तो नाराजगी शब्द तो ठीक नहीं होगा। मैं अनईजी अवश्य रहता था, क्योंकि जो मैं उनकी कार्य प्रणाली देखता था मुझे अजीब सी लगती थी, और उसका कारण ये था कि उससे पूर्व मैं कल्याण सिंह जी के साथ था, वो तो बिल्कुल एकदम आइडियल पर्सन थे। अच्छा। कार्य प्रणाली, ऑनेस्टी, एफिशिएंसी, कम्युनिकेशन स्किल्स, हर चीज में अगर कोई, मैं समझता हूं मेरे विचार से सबसे अच्छे पॉलिटिशियन के साथ मैंने काम किया वो कल्याण सिंह जी थे। अच्छा। पहला जो टेन्योर था, और सब लोग रिकॉग्नाइज करते हैं वो पहला टेन्योर बहुत गजब का था। एक वाकया हुआ था बाबरी मस्जिद का, जब जी वो हुआ था तो कल्याण सिंह बहुत नाराज थे। हाँ, मैं वो जिस दिन ये हुआ था वाकया, उस दिन बाकी सब लोग तो अयोध्या में थे, कल्याण सिंह जी अकेले थे अपने घर पे। तो नॉर्मली चीफ मिनिस्टर अकेले नहीं बैठता। जिस दिन सुबह जब मैं पहुंचा, ये छुट्टी वाला दिन था, संडे था मेरे ख्याल से, मैं पहुंचा उनके घर पे, तो अकेले बैठे हुए थे। और उसके बाद जो हुआ वो मेरे लिए
मैं भूल ही नहीं सकता। अच्छा। जब उनको ये खबर मिली, क्योंकि उन दिनों मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं, उनको फ़ोन से मालूम पड़ा कि वो ढांचा गिर गया है, बहुत ही अपसेट हुए वो। तो पहला तो उन्होंने बात की आडवाणी जी से, जो अयोध्या में थे उस समय, क्या बात की? और उनको खूब सुनाया कि मैंने आपसे कहा था कि इतने लोगों को इकट्ठा मत कीजिए, मैं इसका समाधान बना रहा था, निकाल रहा था, मैं निकाल लेता, मेरे विचार से जो हुआ उचित नहीं। हम्म, ये उन्होंने आडवाणी जी से तो छोटी कन्वर्सेशन था, क्योंकि आडवाणी जी उनसे बहुत ज़्यादा सीनियर थे और उनको बहुत वो रिस्पेक्ट करते थे। भैरव सिंह शेखावत से उन्होंने खूब लड़ाई लड़ी, वो उस समय चीफ मिनिस्टर राजस्थान थे। राजस्थान के थे। उन्होंने कहा कि मैं, आप लोग मेरी बात तो मानते नहीं हैं, मैंने मना किया था इन लोगों को इकट्ठा करने को, और मैं इसका समाधान निकाल लेता अगर आप लोग मुझे समय देते। मैं इसका समाधान निकाल रहा था, काफ़ी देर बात हुई, खूब झगड़ा किया उन्होंने भैरव सिंह। अच्छा, मतलब काफी, मतलब फोन ये पर। नहीं, डिसएग्रीमेंट नहीं था, हाँ। ही वाज वेरी अनॉयड। अच्छा। मतलब ये सामान्य धारणा जो कल्याण सिंह जी के बारे में, वो जो भी हो, हाँ, कि वो एग्रेसिव हैं, बहुत कट्टर हैं, ये इस तरह की मुझे जो। पता नहीं वो क्या है, मतलब मैंने तो उनको कभी एग्रेसिव कट्टर देखा नहीं। मुझे अच्छा। तो बहुत ही, मतलब वो हर से बात करने को तैयार थे, माइंड उनका ओपन था, हर से चर्चा करते थे, और वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बात कर रहे थे। देखिए, अंततः जो उन्होंने, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, वही कल्याण सिंह जी का मत था। वो मेरे एक आध डिस्कशन में मैंने देखा, ज़्यादातर में तो मैं नहीं रहता था, कि वो ये उनसे ये कहते थे कि ये बताइए, आप लोगों ने यहाँ 12 साल नमाज नहीं पढ़ी है, तो 12 साल नमाज नहीं पढ़ के तो मस्जिद तो है ही नहीं वो, मस्जिद है ठीक है नहीं। ना। हाँ। अब हमारी आस्था का प्रश्न है, आप हमें यहाँ मंदिर बनाने दीजिए, हम आपके लिए जहाँ कहिएगा हम भव्य मस्जिद बना देंगे, आप जगह बना दीजिए वहाँ बता देंगे, वहाँ हम नमाज भी पढ़ेंगे, यहाँ तो आप पढ़ते नहीं है। तो लोग धीरे धीरे सहमत हो रहे थे उससे। अब मुझे पता नहीं वो समाधान निकलता है नहीं निकलता, लेकिन उनका मत ये नहीं था कि इसको गिराया जाए। मुझे एक वाकया याद है, जो शुरू में मैं बना था, तो मैं सुबह सुबह उनके घर पे पहुंचा। मेरा काम था उनको पिछले दिन का मीडिया, उस दिन का मीडिया की रिपोर्ट्स दिखाना। उन दिनों ये वीडियो और ये सब तो थे नहीं, चैनल वैनल नहीं थे, तो मैं क्लिपिंग्स ले जाता था और उनसे पूछता था कि इसको कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए। इस दिन मैं पहुंचा उनके घर पे, तो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी वहाँ खड़े थे और वो थोड़े नाराज लग रहे थे मुख्यमंत्री। तो मैं चीफ सेक्रेटरी के पड़ोस में खड़ा हो गया। बात ये थी कि इटावा में बाई इलेक्शन होना था, और बाई इलेक्शन में इनकी 7 बैठकें लगा दी थी, 7 मीटिंग्स लगा दी, पब्लिक मीटिंग्स। इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो ये कह रहे थे किसने लगा दी 7 मीटिंग, आखिरी 2 मीटिंग कैंसिल कर दो। तो जब उन्होंने कहा, तो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी दोनों से गर्दन हिला के बोले, हाँ सर, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप कैसे जाएंगे, आप लास्ट 2 कैंसिल हो जानी चाहिए। मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा कि साहब, कुछ दिन पहले मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था, और सब जब सीएम आता है तो बड़ी लोगों को अपेक्षा आकांक्षा होती है बात करने की, और तो आप चाहे 2 मिनट के लिए जाएं सर, बोले नहीं, लेकिन 2 मिनट के लिए जाए जरूर, कैंसिल मत कीजिए लास्ट मोमेंट पे। तो मेरी तरफ घूर के देखा, क्या मैं जा सकता हूँ, थोड़ा कड़क आवाज में उन्होंने कहा। तो जैसे ही उन्होंने कहा, तो चीफ सेक्रेटरी मुझे कोनी मारने लगे चुप रहने के लिए। मैं चुप नहीं हुआ, मैंने कहा साहब ये तो आपका प्रकरण है, मैंने तो सिर्फ राय दी अपनी, क्योंकि मैं डीएम था, बाकी आप जैसा ठीक समझे। और चीफ सेक्रेटरी और जोरों को मेरे को नहीं मारने लगे। उसके बाद 10 सेकंड कोई नहीं बोला, फिर मेरी तरफ घूमे मुख्यमंत्री और कहते हैं, हाँ अनिल जी आप सही कह रहे हैं, मुझे जाना चाहिए। जैसे ही उन्होंने कहा, चीफ सेक्रेटरी ने एकदम अपनी कोनी पीछे खींची, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहा है। तो मैं तो भूल गया था इसे। देखिए आप कैसे नेता बड़े परसेप्टिव होते हैं, मैं भूल गया था। जब दोबारा मुख्यमंत्री बने कल्याण सिंह जी, तो उनका फोन आया मेरे पास 1997 में। उन्होंने कहा, अनिल तुम मिलने नहीं आए। मैंने कहा साहब आप अभी अभी मुख्यमंत्री बने, मैं सोचा आप व्यस्त होंगे, मैं आऊँगा आराम से। नहीं तुम अभी आ जाओ। मैं चला गया, कमरे में घुसा, घुसते ही मुझसे कहते हैं, मैं आपको अपना सचिव बनाना चाहता हूँ। तब तक मेरा प्रमोशन हो गया। ग्रेट। तो मैंने कहा ठीक है सर। बोले पूछोगे नहीं क्यों बनाना चाहते हैं? मैंने कहा आपने सोच समझ के निर्णय लिया होगा। बोले बैठो बताता हूँ। बैठ गया। फिर कहते हैं तुम्हें याद है? याद है। उनको याद था, उन्होंने भी नोटिस किया। उन्होंने ही, मैं तो भूल गया था। देखिए मैंने अपनी डायरी, ये जो लास्ट पुस्तक मैंने लिखी है एनकाउंटर विद पॉलिटिशियन, ये रोज मैं 1 पन्ना डायरी लिखता था। अच्छा। तो जिस दिन ये वाकया हुआ था उस दिन मैंने नहीं लिखा अपने डायरी में। जब कल्याण सिंह जी ने मुझे रिमाइंड कराया तब मैंने लिखा। तो मैं अपनी डायरी के पन्ने पलट रहा था, तो मैंने कहा यार ये तो ये वाला इंसिडेंट है। मायावती जी जब चीफ मिनिस्टर थी, कई बार रही, तो एक बार व्यक्तिगत बातचीत में तो उन्होंने मुझसे ऐसे कहा था, लेकिन वैसे मैं जानता हूँ कि आईएएस अफसरों की वाट लगा के रखती थी, ऐसा सही है क्या? नहीं, वो आईएएस अफसर क्या, वो सभी की वाट लगा के लगती थी। मतलब उसमें आईएएस अफसर भी थे। मतलब वो, अगर आप शब्द वो इस्तेमाल करें, वो महारानी की तरह थी, तो सबको अपना जगह पर रखती थी। उनका अपना तरीका था काम करने का। उनके समय में एडमिनिस्ट्रेशन वाज बेटर देन मुलायम सिंह यादव। बड़ा डिफिकल्ट है कहना, बेटर बड़ा सब्जेक्टिव शब्द होता है कि बेटर आप किसको एडमिनिस्ट्रेशन को बताएं। आपने बहुत क्लोजली देखा। मैंने, देखिए मैं तो कार्य प्रणाली पे चर्चा कर सकता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या इम्पैक्ट था
वो तो सब्जेक्टिव होगा जजमेंट। जो जो मेरा व्यक्तिगत संपर्क था उनसे, उसमें मैं बता सकता हूँ कि मैं बहुत अनईजी महसूस करता था, क्योंकि जैसे वो फाइल वो जब करती थी तो हम लोग मुंह से जो बोलते थे, फाइल पढ़ती थी नहीं, वो जो आप मुंह से बोल रहे हैं वो सुनती थी और मायावती लिख देती थी फाइल पर। तो मुझे बड़ा अनईजी लगता था कि मतलब मालूम नहीं मैं समझा पाया नहीं समझा पाया इनको, वो क्लैरिटी नहीं होती थी कि मेरी बात उन तक पहुंची नहीं पहुंची। करप्शन किसके वक्त में ज्यादा था इन तीनों? वो भी एक मेजर बड़ा मुश्किल है, बट जो मैंने कल्याण सिंह जी के टाइम पे तो वो बिल्कुल 1% एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो कल्याण सिंह जी जो फर्स्ट टेन्योर था, दैट वो तो वाज बेटर। पेनी ऑनेस्ट, वो अगर कहीं से खुशबू भी आ जाए तो दूर हट जाते थे उससे, ये था उनका हाल। मायावती जी का, मायावती जी धीरे धीरे मैंने उनको देखा, जो मैंने देखा मुझे बड़ा दुख होता था। मैंने कई जगह इसको बताया है कि हम लोग डे अफसर होते थे, एक दिन मैं बैठा था बाहर, देखा एक डीएम आया, उसके हाथ में ब्रीफकेस था, वो अंदर गया, लौट के हलो हाई हुई क्योंकि मैं जानता था एक साल जूनियर था मुझसे, अंदर गया, लौट के आया, उसके हाथ में ब्रीफकेस नहीं था। तो मैंने कहा तुम्हारा ब्रीफकेस से अंदर छूट गया? बोले बॉस उसमें फाइलें लाए थे कुछ। हमने कहा देखो डीएम तो फाइल वाइल लाता नहीं है सीएम के लिए। तो वो भी समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी समझ गया वो क्या कह रहा है। तो इस टाइप के कई प्रकरण हुए, ब्रीफकेस वाले नहीं, अन्य भी। जैसे एक अन्य प्रकरण में एक फाइल आई थी, उन्होंने मुझसे पूछा, वो पढ़ती तो थी नहीं फाइल, पूछा ये क्या हो सकता है, तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि ये तो नियम के विरुद्ध नहीं हो सकता। ठीक है, मैं आके बाहर बैठ गया। थोड़ी देर में एक मुझसे थोड़ा सीनियर अधिकारी थे, वो भी सेक्रेटेरिएट में थे, वो आए, अंदर गए, उनके साथ दोनों बाहर निकल गया, कहती ये तो कह रहा हो सकता है। अब मतलब इस टाइप की चीज़ें जब होती तो मुझे बड़ा अनईजी, वही मैंने कहा कि मैं नाराज़गी तो मेरी क्या हो सकती है किसी मुख्यमंत्री से, लेकिन मैं बहुत अनईजी महसूस करता था। मैंने कई बार अपने प्रमुख सचिव से कहा साहब मुझे ट्रांसफ़र करा दीजिए यहाँ से, वरना मेरा झगड़ा हो जाए किस दिन, जो मैं देखता हूँ। आप डायरेक्टली मुलायम सिंह जी के साथ आपने बेशक काम नहीं किया हो, लेकिन आप कंपेयर करते हैं एज अ लेमैन, तो आप कैसा पाते हैं? उनके समय में ऐसा कहते हैं कि कुछ अफसरों पर उनकी पार्टी हावी रहती थी। अमर सिंह उस समय बड़ा एमपी होते थे, इनके बड़े नज़दीक से, तो सब लोग वही सरकार चला रहे बहुत थे, पावरफुल थे। बहुत पावरफुल थे। एक दिन चीफ सेक्रेटरी ने मुझसे कहा कि यार तुम्हारा क्या चक्कर है मुख्यमंत्री के साथ, आज अमर सिंह ने तुम्हारी शिकायत की और तुम्हें ट्रांसफ़र के लिए कहा, उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं ट्रांसफ़र करने को तुम्हें। वैसे अमर सिंह अगर कुछ कहते हैं हाँ, तो वो काम हो जाता। तुरंत काम हो जाता है, तुमने क्या कर रखा है? मैं साहब मैंने कुछ नहीं कर रखा। फिर फ़ोन आया मुलायम सिंह जी का मेरे पास, क्या हाल है क्या हाल है? उनकी भाषा मुझे बहुत समझ में नहीं है, तेज़ बोलते थे वो। कैसा चल रहा है कैसा चल रहा है? मैंने कहा साहब ठीक ठाक है। हाँ अच्छा चल रहा है, हाँ चल पिकअप अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, मिलो ज़रा मुझसे, मिलो मिलो। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनके पीएस को फ़ोन करके कहा मुझे टाइम दिला दो, मैं मिलना। मुख्यमंत्री ने कहा मुझे मिला नहीं टाइम, मैं नहीं गया मिलने। 15 दिन बाद फिर फ़ोन आया उसका, तुमसे कहा था मिलने को, तो मिलने क्यों नहीं आया? अच्छा, तो मैंने कहा साहब मैंने टाइम मांगा आपके पीएस से, उसने दिया नहीं। कौन? मैंने नाम बताया। अब उन्होंने उसी समय उसको बुलाया और इतना लताड़ा फ़ोन पे, मैं सुन रहा हूँ, वो लताड़ रहे हैं उसको, अनिल सर को टाइम क्यों नहीं बोला, क्यों टाइम दो? तो फिर मुझे 2 दिन बाद टाइम मिल गया, मैं गया मिलने उनसे। तो मैंने बताया कि साहब पिकअप। बोले वो अमर सिंह का क्या है? क्यों नाराज है वो? नहीं नाराज नहीं, अमर सिंह का क्या है, मुझे शब्द याद है, अमर सिंह का क्या है? मैंने कहा साहब वो बात कह रहे हैं, वो ठीक नहीं लग रही है जो वो कह रहे हैं बात। अच्छा देख लेना, हो गया खत्म, आ गया अपना वहीं जमा रहा। अब देखिए, मैं जब मुलायम सिंह यादव से पहले, जब वो सेकंड टाइम चीफ मिनिस्टर बने, उससे पहले कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, मैं उनका स्पेशल सेक्रेटरी और डायरेक्ट मिनिस्टर था। उसके बाद जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने मेरे अगेंस्ट कुछ एंटीपैथी नहीं रखी। मैं कल्याण सिंह के नज़दीक था, सामान्य धारणाएं होती उनके नज़दीक थे, तो अब ये अगले आपको वाले परेशान के, करेंगे नहीं। मैंने मुलायम सिंह यादव की पहली विजिट इंग्लैंड की, वो मैंने ऑर्गेनाइज की थी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उद्योग बंधु, और मुझे तब भी बहुत मानते थे। तो मुलायम सिंह मुझे बहुत मानते थे। तो अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बेशकीमती वक्त अपना हमें दिया, इंडिया डेली को दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक